प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको इससे पहले प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में बताया गया था, अब इसके बाद प्रकाश के व्यतिकरण की जो घटना है, इसका प्रायोगिक प्रदर्शन सन 1801 में थॉमस यंग ने किया। तो यंग का द्विशिलित प्रयोग या द्विरेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं। तो यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग क्या है? यंग का द्विस्लिट प्रयोग प्रकाश के व्यतिकरण की घटना का प्रायोगिक प्रदर्शन सन 1801 में थॉमस यंग ने किया। तो थॉमस यंग ने जो प्रायोगिक व्यवस्था की थी, वो प्रायोगिक व्यवस्था क्या थी? देखिए प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था। इसमें एस एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत होता है और बिंदुवत प्रकाश स्रोत से जो तरंगाग्र बनता है वो गोलाकार बनता है, जैसा आप पढ़ चुके पहले। इसके ठीक सामने एक पर्दा रखा गया। ये पर्दा है, पर्दा, और इस पर्दे में देखिए बिंदुवत प्रकाश स्रोत से ये पर्दे पर अभिलंब डाला हुआ है। ये अभिलंबत बिंदु से समान दूरी पर ऊपर नीचे दो समान आकार के छिद्र S1 और S2 की ये दूरी भी समान होती है और इन स्लिटों का आकार, रेखा छिद्रों का आकार भी समान होता है। तो इन स्लिटों की बिंदुवत प्रकाश स्रोत से जो दूरी होगी वो समान होगी, दूरी समान होती है। प्रकाश स्रोत होता है ये बिंदुवत प्रकाश स्रोत। अब इसके ठीक आगे उसने एक दूसरा पर्दा रख दिया। ये पर्दा मान लिया M है और ये पर्दा N है। ये पर्दा N है। तो जैसे ही बिंदुवत प्रकाश स्रोत से एक वर्णीय प्रकाश, एक ही रंग का प्रकाश स्लिट S1 व S2 पर आपतित होता है, तो ये जो पर्दा N है, इस पर्दे N पर समान चौड़ाई की एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं। इन पट्टिकाओं को फ्रिंज कहा जाता है, फ्रिंज। तो ये जो पर्दा N है, इस पर्दे N पर एकांतर क्रम में दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, जिनकी चौड़ाई समान होती है, अर्थात समान चौड़ाई की व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। और इस पर्दे पर फ्रिंजों का जो समूह होता है, इसे व्यतिकरण प्रतिरूप कहा जाता है। अब पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजों के बनने की तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या करते हैं। तरंग फ्रिंजों के बनने की तरंग सिद्धांत द्वारा व्याख्या। तरंग सिद्धांत द्वारा इस बात की व्याख्या करते हैं। देखिए ऐसे एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत है, इससे गोलाकार तरंगाग्र बनेगा, जिसे हम प्राथमिक तरंगाग्र कहेंगे। अब देखिए ये तरंगाग्र है, प्रकाश के वेग से प्रकाश स्रोत के चारों ओर संचरित होता है। तो प्रकाश स्रोत से उत्पन्न तरंगिकाओं के सरंग को
हम सतत रेखा से दर्शाते हैं और गर्त को असतत या विच्छिन्न रेखा से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये सुरंग बन गया और ये गर्त बना। तरंगिकाओं के सुरंग को हम सतत चाप से दर्शा रहे हैं और गर्त को असतत चाप से या विच्छिन्न चाप से प्रदर्शित कर रहे हैं। और ये गोलाकार तरंगाग्र प्रकाश के वेग से संचरित हो गया इस पर्दे एम की तरफ, इस प्रकार से, इस प्रकार से। और ये गोलीय तरंगाग्र पर्दे एम पर आपतित हो गया। तो इस प्रक्रिया में देखिए S1 और S2 नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे। जैसा कि हाइगेन ने बताया था कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करता है। तो S1 S2 पर यह तरंगाग्र आपतित हो गया, तो S1 व S2 नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेंगे और द्वितीय तरंगिकाएं उत्सर्जित करेंगे। S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं पर्दे M से N की ओर संचरित होती हैं और पर्दे M और N के बीच का ये जो भाग है, इस भाग में स्लिट S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं अध्यारोपित होती है, एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, अर्थात एक दूसरे से मिलती है और जिसके परिणाम स्वरूप इस पर्दे पर समान चौड़ाई की एकांतर क्रम में व्यतिकर्ण फ्रिंजें प्राप्त होती है। देखिए कैसे स्लिट S1 नए प्रकाश स्रोत की भांति व्यवहार करेगा। तो इससे ये हो गया सुरंग, ये हो गया गर्त, ये सुरंग, ये गर्त, ये सुरंग, ये गर्त, ये सुरंग और ये गर्त। इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। अब इसका भी दर्शाते हैं, देखिए यह हो गया सुरंग, गर्त, सुरंग, गर्त, सुरंग, गर्त, सुरंग और ये गर्त। इस प्रकार से अब देखिए S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाएं यहां देखते हैं, हम इस बिंदु को देख रहे हैं। इस बिंदु पर S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के सरंग सरंग अध्यारोपित हो रहे हैं, अर्थात समान कला में अध्यारोपित हो रहे हैं। यह प्रकाश के परिणामी तरंग का विस्थापन अधिकतम होगा, प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, इसे प्रस्पंद बिंदु कहेंगे। इसी प्रकार से यहां देखिए इसको हम वर्त के रूप में दर्शा रहे हैं। इस बिंदु पर देखिए, इस बिंदु पर S1 व S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं के गर्त गर्त पर अध्यारोपित हो रहे हैं, समान कला में अध्यारोपित हो रहे हैं। तो इस बिंदु पर पुनः परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होगा और प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, इसे भी प्रस्पंद बिंदु कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बिंदु देखिए, इस बिंदु पर भी दोनों स्लिटों से उत्सर्जित तरंगिकाओं के संग संग अध्यारोपित हो रहे हैं, समान कला में अध्यारोपित हो रहे हैं और इन बिंदुओं पर परिणामी तरंग का आयाम अधिकतम होने से प्रकाश की तीव्रता भी अधिकतम होती है। इन्हें प्रस्पंद बिंदु कहते हैं और इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद रेखा कहलाती है और प्रस्पंद रेखा के संगत पर्दे पर व्यतिकरण की दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। यह दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है, दीप्त फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज मतलब चमकीली पट्टी, यह दीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। अब देखिए हमें इसके ठीक पास ऊपर इस बिंदु पर विचार कर रहे हैं, गहरे बिंदु से दर्शा रहे हैं। यहाँ
S1 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं का संग है और S2 से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिकाओं का गाढ़ अध्यारोपित हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो कला विपरीत होने के कारण इस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम होने के कारण प्रकाश की तीव्रता भी न्यूनतम होती है। इसी प्रकार से इस बिंदु पर लेते हैं, इस बिंदु पर S1 से उत्सर्जित द्वितीय तरंगिका का तो गर्त है, ये गर्त, और S2 से उत्सर्जित द्वितीय तरंगिका का क्या है, स्रंग है। तो कला विपरीत होती है और कला विपरीत होने के कारण परिणामी तरंग का आयाम न्यूनतम होने के कारण परिणामी प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है। इन बिंदुओं को निस्पंद बिंदु कहते हैं और निस्पंद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के संगत पर्दे पर व्यतिकरण की अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो। यह व्यतिकरण की अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हो, अदीप्त फ्रिंज। इस प्रकार से पर्दे पर एकांतर क्रम में समान चौड़ाई की व्यतिकरण फ्रिंजें प्राप्त होती। अब इसमें देखिए नोट, आपको यह पता है कि सूर्य से 3 प्रकार का प्रकाश प्राप्त होता है जो दृश्य प्रकाश होता है। दृश्य प्रकाश 7 रंगों का सम्मिलित प्रकाश होता है, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है और लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है दृश्य प्रकाश में। अब देखिए, हम जिस रंग का प्रकाश इन स्लिटों, इस पर्दे एम पर आपतित कराएंगे, जिस रंग का प्रकाश, ये जो दीप्त फ्रिंजें बनेंगी वे उसी रंग की बनेंगी, उसी रंग की बनती है। अब देखिए, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कम होती है। यदि हम बैंगनी रंग का प्रकाश गिराएंगे तो पर्दे पर प्राप्त इन स्लिटों की चौड़ाई कम होती है। जबकि लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण यदि हम पर्दे एम पर अर्थात स्लिटों S1 और S2 पर हम यदि लाल रंग का प्रकाश गिराएंगे तो लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई अधिक होती है। साथ ही साथ जिस रंग का प्रकाश गिराएंगे पर्दे पर चमकीली फ्रिंजें उसी रंग की प्राप्त होती है। यदि हम स्लिट S1 और S2 पर अर्थात पर्दे एम पर श्वेत प्रकाश आपतित कराएं तो इस प्रक्रिया में पर्दे पर रंगीन फ्रिंजें प्राप्त होती है, रंगीन फ्रिंजें प्राप्त होती है, जिसका केंद्र जो होगा वो दीप्त होता है, केंद्र दीप्त होगा और उसके चारों ओर, दोनों ओर रंगीन फ्रिंजें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये यंग का डिस्लिट प्रयोग, प्रायोगिक व्यवस्था और व्यतिकरण फ्रिंजों का स्पष्टीकरण है। इसके बाद व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करने का व्यंजक ज्ञात करना है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में अक्सर ये 1 साल के अंतराल के बाद 4 अंक के प्रश्न के रूप में पूछा भी जाता है। तो अगला जो टॉपिक होगा, यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग से व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई ज्ञात करना, चौड़ाई के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना होगा। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थी। देखो ये चाल तो नाटी है।